Okay. So hello to everyone. Jai Hind. I welcome you all on the Sabipedia Defense Platform powered by Abhimanyu IAS. और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग वैकेंसीज की बात करेंगे। वैकेंसीज जो हमारे CAPF के अंदर निकली हुई हैं फॉर द मेडिकल ऑफिसर्स के लिए, तो उसकी A to Z डिटेल हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। एंड मेजरली जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप इस फील्ड से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये जो वैकेंसी है इसको फिल करना चाहिए और अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। ठीक है, काफी बम्पर वैकेंसीज हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दी होल वैकेंसी कि क्या है इसके अंदर। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, ये जो बोर्ड है दैट इज ओके, लेट्स टॉक अबाउट। ठीक है, सो मेडिकल ऑफिसर सिलेक्शन बोर्ड है CAPF का 2021 का। उसने बेसिकली रिक्रूटमेंट जो है वो एडवर्टीज किया हुआ है। इट इज अ ग्रुप ए पोजीशन, और ये जो ग्रुप ए पोजीशन है, ये पोजीशन आपको इस फील्ड के अंदर मिलेगी। इन फील्ड्स के अंदर आप ग्रुप ए पोजीशन ले सकते हैं। जैसे कि हमारे सामने है सुपर स्पेशलिटी मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, ये है सुपर स्पेशलिटी मेडिकल ऑफिसर। अगर इसमें आपका चयन होगा सो आप सेकंड इन कमांड जो है वो रिक्रूट होंगे। मतलब सेकंड इन कमांड मतलब आर्मी में 2 ICU होता है सेकंड इन कमांड, एंड जो CAPF है वो डेप्यूटी कमांडेंट की पोजीशन में सेकंड इन कमांड में आता है। इसकी 5 वैकेंसी है, राइट। उसके बाद स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर है, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर जो कि डेप्यूटी कमांडेंट की पोजीशन में आएंगे। देखिए, असिस्टेंट कमांडेंट, डेप्यूटी कमांडेंट एंड सेकंड इन कमांड, मतलब जो कमांडेंट होता है, जो सीनियर कमांडेंट होता है, उससे नीचे जो है वो सेकंड इन कमांड के अंदर सुपर स्पेशलिटी मेडिकल ऑफिसर आएगा। उससे नीचे जो है हमारे स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर आएंगे। उनकी पोजीशन जो है 201 पोजीशन है। और इसके अलावा हमारे पास आता है मेडिकल ऑफिसर्स। मेडिकल ऑफिसर्स जो है वो हमारे पास आएंगे असिस्टेंट कमांडेंट के रैंक पे, जिसकी है 345 वैकेंसीज। समझो 345 वैकेंसीज। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी और स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की कैटेगरी के अंदर आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए और भी बहुत सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको शायद आप लोग जो है फिल ना कर पाए। बट मेडिकल ऑफिसर के अंदर हम देखेंगे कि क्या इसमें क्राइटेरिया होगा। और इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने BDS किए, डेंटल सर्जन हैं, उनकी भी पोजीशन है दैट इज असिस्टेंट कमांडेंट। यहाँ पे आपका 2 वैकेंसी आपके सामने है। समझ आ गया? तो ये सारी वैकेंसी आपके सामने है। लगभग 553 वैकेंसीज हैं, 550 प्लस वैकेंसीज है जो CAPF के अंदर इन कैटेगरीज के अंदर रिक्रूटमेंट होने वाली है। समझ आ गया? चलो, तो सारी चीजें हम लोग A to Z इसके अंदर कवर करेंगे। नाउ जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करनी पड़ेगी। 13 सितंबर से शुरू हो जाएगी और ये रहेगी 27/10/2021 तक। तो 13/9/2021 से लेके 27/10/2021 तक का ये विंडो ओपन रहेगा। आप फिल कर दीजिएगा एज सुन एज पॉसिबल। और कहाँ पे आपने फिल करनी है वो है रिक्रूटमेंट एजेंसी ITBP की जो ये है recruitment.itbpolice.nic.in। समझ आ गया? इतना आपको क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी बनती है कि नहीं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो हम लोग देख लेंगे। हम लोग ज्यादा एम्फसाइज किसके ऊपर करेंगे, ये जो मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट की जो पूरा प्रोसेस है उसके अंदर देख लेंगे। बट यहाँ पर भी थोड़ा देख लेते हैं। जो सेकेंड इन कमांड के अंदर सुपर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट होगा, वहां पे आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ग्रेजुएट डिग्री in medicine MBBS या equivalent from the recognized university included the first schedule of IMC Indian Medical Council Act, उसके हिसाब से। इसके अलावा आपको किसी स्टेट मेडिकल रजिस्टर होना चाहिए, आपको एनरोल होना चाहिए स्टेट मेडिकल रजिस्टर के अंदर। और साथ ही साथ आपके पास शुड ऑल्सो पोजेस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन द रिलेटेड स्पेशलिटी मेंशन्ड इन सेक्शन A। समझ आ गया? शुड पोजेसेस डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन और मैजिस्ट्रेट चिरंगिया, मतलब MCH कुछ होगा आपका ये डिग्री विग्री। तो इसके अंदर और इक्विवेलेंट विद द 3 year एक्सपीरियंस इन द कंसर्न सुपर स्पेशलिटी आफ्टर ऑब्टेनिंग द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। तो इसमें बहुत टेक्निकलिटी है, ये वही पता होगा उसी को जिसने ये सारे चीजों को अंडरगो किया होगा। एंड हैव अ परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम MIC, MCI, NMC स्टेट मेडिकल काउंसिल बिफोर द अपॉइंटमेंट। तो ये सारी चीजें हैं। चलो, इसके लिए तो आपकी एज ग्रुप भी थोड़ा सा आगे है, राइट।
अब उसके अलावा हम लोग वही बात करेंगे स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की, जो डिप्टी कमांडेंट की रैंक के अंदर जाने वाले हैं। तो इसमें भी आपके पास मेडिकल क्वालिफिकेशन ऑफ एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंक्लूडिंग द फर्स्ट और सेकेंड शेड्यूल और द पार्ट 2 ऑफ द थर्ड शेड्यूल। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। कंपल्सरी रोटेटिंग इंटर्नशिप आपके पास होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट पीजी होना चाहिए आपके पास, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा डिग्री इन द कंसर्न स्पेशलिटी मेंशन्ड इन द सेक्शन ए। तो आप समझ आ गया। मैं अब बात एम्फसाइज करूंगा मेडिकल ऑफिसर के असिस्टेंट कमांडेंट के रैंक में जो 300 प्लस से ज़्यादा पोजीशन है, उसके अंदर क्या आपका एलिजिबिलिटी बैठता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर, समझ आ गया। उसमें क्या है, फर्स्ट या सेकंड शेड्यूल के हिसाब से होना चाहिए या पार्ट 2 ऑफ द थर्ड शेड्यूल होना चाहिए, यह आपको समझ आ गया होगा। और टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, तो आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एलोपैथिक सिस्टम के तहत, ये समझ आ गया। ओके, उसके अलावा आपके पास जो है एप्लीकेंट के पास एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, परमानेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसी भी एजेंसी से, चाहे वो एमसीआई है, एनएमसी है या स्टेट मेडिकल काउंसिल है, बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑफ द सीएपीएफ। तो सीएपीएफ में अपॉइंटमेंट होने से पहले आपके पास एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एमसीआई, एनएमसी या स्टेट मेडिकल काउंसिल के अंदर, समझ आ गया। अब कंप्लीशन ऑफ कंपल्सरी रोटेटिंग इंटर्नशिप, कंप्लीशन ऑफ कंपल्सरी रोटेटिंग इंटर्नशिप जो है, कैंडिडेट जो अंडरगोइंग कर रहा है रोटेटिंग इंटर्नशिप, आपको पता होगा ये कुछ प्रोसेस है जिसके अंदर एलिजिबल टू अप्लाई, तो जो भी रोटेटिंग इंटर्नशिप के अंदर अभी भी अंडरगो कर रहा है तो ही इज ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई और अपीयर फॉर द इंटरव्यू प्रोवाइडेड इफ सिलेक्टेड, तो वो भी एलिजिबल है इस चीज के लिए। तो देखिए सिंपल, आपको क्या चाहिए, मेडिकल ऑफिसर के लिए भी एक रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन चाहिए और एक रजिस्ट्रेशन चाहिए विद दीज एजेंसीज, और साथ ही साथ अगर रोटेटिंग इंटर्नशिप भी आप करते हैं तब भी कोई बात नहीं है, यू आर एलिजिबल फॉर द प्रोसेस। अब इसके अलावा हमारे पास जो डेंटल सर्जन है उनकी अगर बात करें तो उसमें आपके पास बीडीएस डिग्री होना चाहिए, राइट। इसके अलावा बीडीएस डिग्री हो गया, उसके बाद रजिस्टर्ड होना चाहिए आपको डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से, ये भी क्लियर हो गया। मिनिमम 60% आपके बीडीएस के अंदर मार्क्स होने चाहिए, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद यू शुड हैव क्लियर्ड ऑल द बीडीएस सब्जेक्ट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब वो सप्ली वप्ली का गेम नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा सारे सब्जेक्ट। एंड पोस्ट डिग्री वर्क एक्सपीरियंस विल बी गिवन द प्रेफरेंस, मतलब आपकी पोस्ट डिग्री के बाद आपने क्या काम किया है, अगर एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। आपको मेडिकल ऑफिसर के कैटेगरी के अंदर एलिजिबिलिटी पता चल गया, आपको डेंटल सर्जन की क्वालिफिकेशन पता चल गई। अब हम लोग बात करेंगे एज लिमिट की। अच्छा, एज लिमिट की बात करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, जो सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर है हमने पढ़ा था उसमें काफ़ी टेक्निकलिटीज भी हैं, तो वो जो पर्सन होगा शुड नॉट एक्सीडिंग 50 साल, उनकी 50 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की, शुड नॉट एक्सीडिंग 40 साल से ज़्यादा उनकी उम्र नहीं होनी चाहिए। और अगर हम लोग मेडिकल ऑफिसर की बात करें असिस्टेंट कमांडेंट, आपको पता है ये 30 साल से ज़्यादा इनकी उम्र नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 30 साल से कम की अगर एज है, आपके पास अपनी क्वालिफिकेशन है और आपके पास वो रजिस्ट्रेशन जो होता है एमसीआई के साथ और अदर एजेंसी वो है, तो आप जो है फुल अपना प्रिपेयर कर सकते हो इस एग्जाम के लिए, इस प्रोसेस के लिए। और साथ ही साथ डेंटल सर्जन की बात करें, उनकी 35 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, समझ आ गया। चलो, अब इसके अलावा रिलैक्सेशन अगर है तो रिलैक्सेशन है इस उम्र के अंदर, बिल्कुल है। अब रिलैक्सेशन कैसे आपको मिलती है वो देखते हैं। देखिए रिलैक्सेशन कैसे मिलेगी, ये अलग अलग आपके पास प्रोसेस है जिसमें रिलैक्सेशन की बात हो रही है। जैसे आपको जो है मैक्सिमम 5 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। कोई बंदा शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन होगी। आपको 3 साल की रिलैक्सेशन ओबीसी वाले को मिल जाएगी। आपको जो है मैक्सिमम 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके अंदर 5 साल की रिलैक्सेशन मिल सकती है। और अगर मान लीजिए आपने 5 साल की आपको रिलैक्सेशन और कैटेगरी के अंदर भी मिल सकती है अगर आप मेडिकल ग्रेजुएट हैं जिसने ज्वाइन किया था एएमसी आर्मी मेडिकल क्रॉप एज अ शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन्ड ऑफिसर। तो उसने अगर इस तरीके से ज्वाइन किया था
और तो उस व्यक्ति को भी 5 साल की रिलैक्सेशन मिल सकती है। ये सारी चीजें हैं, आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर। तो रिलैक्सेशन तो है, ओबीसी, एससी, एसटी और जो भी सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉय है उसके लिए भी है, और जो एसएससी ऑफिसर एएमसी के अंदर था उसके लिए भी रिलैक्सेशन है। समझ आ गया? चलो अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन की। देखिए मेथड ऑफ सिलेक्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे इंटरव्यू ज्यादा होगा। जैसे सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर का होने क्या वाला है, यहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की बात हो रही है सिलेक्शन के अंदर, यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात हो रही है, और यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर की बात हो रही है। तो ये तीनों के लिए क्या स्पेशल कैटेगरी है? अच्छा, मेडिकल ऑफिसर कौन सा? बीडीएस वाला नहीं, जो और दूसरे एलोपैथिक वाले मेडिकल ऑफिसर होंगे, उन तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए क्या प्रोसेस होने वाला है। देखिए जितने भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हो जाते हैं इस वैकेंसी के लिए, तो दे विल बी कॉल्ड फॉर अ इंटरव्यू। इंटरव्यू होगा आपका बाय द बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स एट द डेजिग्नेटेड सेंटर्स। तो इनका अपना खुद का बोर्ड है, मेडिकल ऑफिसर जो सीएपीएफ के होते हैं उनका बोर्ड होगा। वहां पे आपकी देखा जाएगा कि आप सूटेबल हैं अपॉइंटमेंट के लिए कि नहीं है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट ये कहा जा रहा है कि 200 मार्क्स जो है, टोटल ऑफ 200 मार्क्स जो है वो अलाउड किए जाएंगे सिलेक्शन प्रोसेस के तहत। ठीक है, 200 मार्क्स का आपका पूरा प्रोसेस का सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जिसके अंदर आपकी टेस्ट ऑफ जनरल नॉलेज भी चेक की जाएगी। साथ ही साथ ये देखी जाएगी कि आपका जो एकेडमिक स्टडी, आपने जो मेडिकल की पढ़ाई की है उसमें आपका कितना ग्रिप है, और नेचर ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट भी इसके अंदर कवर होगा टू असेस द कैंडिडेट्स इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, बैलेंस ऑफ जजमेंट कैसा होता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है इसके अंदर है। ठीक है, सो मिनिमम जो स्टैंडर्ड है फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्शन एट द इंटरव्यू, तो आपको मिनिमम स्टैंडर्ड जो होना चाहिए आपका 40% ऑफ द टोटल मार्क्स प्रिस्क्राइब फॉर द इंटरव्यू सुपर स्पेशलिस्ट एंड दिस, मतलब 40% जो मिनिमम स्टैंडर्ड है, 200 में से 40% जो है आपको कम से कम इतना, मान लीजिए ये कट ऑफ है कि ये कट ऑफ है, इतना तो आपको लाना ही पड़ेगा। समझ आ गया? चलो तो ये क्लैरिटी हो गया। इसके अलावा हम लोग डेंटल सर्जन की बात करेंगे, तो डेंटल सर्जन जो है असिस्टेंट कमांडेंट है, इनके लिए थोड़ा सा अलग है। जैसे कि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो कैरी करेंगे 160 मार्क्स इन द फॉलोइंग मैनर। तो ये डॉक्यूमेंटेशन कैसे, इनको 160 मार्क्स का बताया गया है कि 160 मार्क्स के लिए डॉक्यूमेंटेशन है। अब इसमें डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या वेटेज है? वेटेज ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट इन द बेसिक क्वालिफिकेशन। आपने बीडीएस कर रखा है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपको थोड़ा वेटेज मिल जाएगा। आपने एडवांस क्वालिफिकेशन किया, आपको उसमें वेटेज मिलेगा। आपने एक्सपीरियंस लिया है उस रेलेवेंट फील्ड में, आपको वेटेज मिल जाएगा। समझ आ गया? तो इतना सब है 160 मार्क्स के अंदर। मेरिट लिस्ट बनेगी इनकी, फिर उसको जो है बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द, फिर डॉक्यूमेंटेशन में कितना भी मार्क्स ऑब्टेन किया उसकी मेरिट लिस्ट बनने के बाद, उसके बाद जो है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट बन जाएगी, उसमें मेरिट लिस्ट में जो जो बच्चे होंगे वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे, उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। समझ आ गया? सो इंटरव्यू जो है वो 40 नंबर का होगा, और वही जनरल नॉलेज, एबिलिटी टू चेक, ये सारी चीजें ये चेक की जाएगी आपकी इंटरव्यू के अंदर। समझ आ गया? सो हमने ये देख लिया कि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा होने वाला है। आपका बीडीएस का थोड़ा सा अलग है, वहाँ पे पहले डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन से अलग अलग मार्क्स आपको मिलेंगे, मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट से बच्चा इंटरव्यू के लिए जाएगा। अगर हम लोग बाकी ऊपर की 3 वैकेंसीज की बात करें, पोजीशन की बात करें, तो उसमें क्या है, उसमें 200 मार्क्स का आपका प्रोसेस होगा। तो 200 मार्क्स में जितना जिसका स्कोर ज़्यादा आएगा उतना ही आगे इंटरव्यू में उसको हेल्प मिलेगी, और आगे जाके उसका अल्टीमेटली जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। समझ आ गया? चलो, मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा, आपको डिक्लेयर किया जाएगा फिट या अनफिट। अनफिट डिक्लेयर किया तो सिंपली आप क्या करेंगे, रिव्यू फाइल कर देंगे, और रिव्यू आपका फाइल होगा, आपके पास ऑप्शन होगा कि मैं रिव्यू मेडिकल कर सकता हूँ, और रिव्यू मेडिकल के अंदर आपको फिट या अनफिट फिर फाइनली डिक्लेयर किया जाएगा। फिट हो जाएंगे तो इंटरव्यू जाएंगे, अनफिट हुए तो फिर अनफिट का तो आपको पता ही है क्या होगा। समझ आ गया? सो ये रिव्यू वाला ऑप्शन भी आपके पास मिलेगा। अब जितना भी आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, एमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ मोटे मोटे तौर पे। आपको पता है जो सुपर स्पेशलिस्ट जो मेडिकल ऑफिसर होगा, टॉप लेवल का, सेकंड इन कमांड, उसके पास क्या होगा, उसके पास 78,800 से लेके 2,09,200 रुपए पर मंथ उसकी सैलरी होगी। मतलब बेसिक जो है उसकी 78,800 होगी। अगर हम लोग बात करें और भी बहुत सारे ट्रैवलिंग अलाउंस, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होती रहती है।
अगर हम लोग स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो वहां पे हमारे पास क्या आएगा, देखो उसमें आएगा पे स्केल देखें तो 67,700 होगा, और बाकी आपको पता है ऐड ऑन होके बहुत सारी बिल हो जाता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा अगर मेडिकल ऑफिसर्स की बात करें, चाहे डेंटल सर्जन है या दूसरा मेडिकल ऑफिसर है एलोपैथी वाला, तो उसमें आपकी 56,100 रुपीज़ जो है 56,100 रुपीज़ आपकी बेसिक रहेगी, जो हर ऑफिसर की रहती है, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या सीएपीएफ की 56,000 आपकी बेसिक रहेगी। और ऊपर के जो ऑफिसर्स है उसमें आपको पता है 68,000 लगभग था, और उससे ऊपर जो ऑफिसर है उसकी 78, 79 इस तरीके से कुछ उनकी बेसिक बनती है, ठीक है। अब प्रमोशनल एवेन्यूज की बात करें तो प्रमोशनल एवेन्यूज ट्रस्ट मी सीएपीएफ के अंदर बाकी जो असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं उनमें 8 साल 10 साल लग जाते हैं असिस्टेंट कमांडेंट से डिप्टी कमांडेंट बनने में, लेकिन और उससे आगे प्रमोशन लेने में, लेकिन मेडिकल ऑफिसर्स में बहुत ही ज़्यादा एक फुर्ती से आपका प्रमोशन होता है, बहुत तरीके से प्रमोशन हो जाता है। तो ऑब्वियसली आप अगर असिस्टेंट है तो डेप्यूटी बन जाएंगे, डेप्यूटी से 2IC बन जाएंगे, 2IC से कमांडेंट बन जाएंगे, ये प्रोसेस आपको हायरार्की मिलती रहेगी, और उसी हिसाब से आपका जो पे स्केल है वो आपका चेंज होता रहेगा। समझ आ गया? तो इतना आप क्लियर है, ये अलग अलग है, ये काम का इतना कुछ है नहीं। ठीक है, सो ये सारी चीजें थी। अब इसमें आपका फिजिकल मेडिकल क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन, तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे हाइट है, आपकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रिलैक्सेबल इन लोगों की कैटेगरी के लिए होता है, और बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब 3 सेंटीमीटर का आपको मिल जाएगा। अगर आप 142 सेंटीमीटर के फीमेल हैं तो आराम से आपको 142 सेंटीमीटर की हाइट मिनिमम है, और रिलैक्सेशन आपको पता है 2 सेंटीमीटर इन लोगों के लिए होगा, 3 सेंटीमीटर जो शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा चेस्ट की बात करें 57 चेस्ट होनी चाहिए सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड, और उसमें 5 सेंटीमीटर का जब एक्सपेंशन आप इनहेल करेंगे तो एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। समझ आ गया? वेट जो है हाइट एज के हिसाब से आपका होना चाहिए, ठीक है। फीमेल्स के लिए ये चेस्ट वाला ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। ओके, नाउ मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो आपको पता है आई साइट इस तरीके से होनी चाहिए, और इसके अलावा जो है राइट, तो ये क्लियर हो गया। टैटू जो है कंटेंट और लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर देखिए ये मैं स्पेसिफिकली इसीलिए मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से 10,000 में 100 बंदा होगा जो टैटू वाला होगा, 100 भी नहीं उससे भी कम होगा। तो जब आपका अगर ये डाउट होगा तो आप सीधा यहाँ से देख भी सकते हैं। ओके ओके, सो मेरिट लिस्ट आपकी तैयार हो जाएगी। अच्छा, मेरिट लिस्ट जो तैयार होगी ऑब्वियसली रिजर्वेशन बेस्ड होगी, सीएपीएफ के अंदर रिजर्वेशन होता है, तो मेडिकल बोर्ड जो है वो आपका मेरिट लिस्ट तैयार कर देगा। SC ST का अलग होगा, OBC EWS का अलग होगा, जनरल का अलग होगा। समझ आ गया? चलो, तो ये आप भी ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, आपका कुछ प्रोबेशन पीरियड भी होगा, ठीक है। सो प्रोबेशन पीरियड तो तभी होगा जब सिलेक्शन पहले होगा, तो वो हम लोग पहले ये इंश्योर करेंगे कि सिलेक्शन क्या है, किस तरीके से है। हम लोग इस वेबसाइट के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, और हम लोग जो है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्स सर्विसमैन, फीमेल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द फीस। वैसे फीस कितनी है? 400 रुपये आपकी फीस है, और फीस पे कौन करेगा? अनरिजर्व्ड कैटेगरी मतलब जनरल वाला, OBC वाला, EWS वाला, और बाकी ये जो कैटेगरी वाले लोग हैं इनको बेसिकली फीस जो है माफ है। समझ आ गया? चलो, अब इसके अलावा आपको मैंने ये सारी चीज़ें तो बता ही दी हैं, और दैट्स इट। आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है, हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें। अच्छा, आप मेडिकल ऑफिसर बन जाएंगे, आपको कौन सी प्रेफरेंस चाहिए सीएपीएफ के अंदर, ITBP, CRPF, BSF, कहाँ पे आप जाना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करेगा प्रेफरेंस के हिसाब से। तो देखिए, इधर सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की जो ज़रूरत होगी वो इस तरीके से है कि ITBP में जनरल की 4 है, SC में 000, टोटल 5 है, OBC में 1 आ जाएगी, ठीक है। और ये सारे हैं वैकेंसीज का सेग्रीगेशन, कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंथोलॉजी, ये सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आ जाएंगी। स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, डिप्टी कमांडेंट, तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट ज़रूरत है BSF के अंदर, दैट इज़ जनरल। इस तरीके से 96 वैकेंसी हो गई, 25 हो गया, 10 हो गया, 51 OBC हो गया, और ये सारे एरियाज है जहाँ पे रिक्रूटमेंट
की जाएगी इन एरियाज में। अब देखिए ये बीएसएफ सीआरपीएफ में 26 चाहिए, असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर, है ना। तो डेंटल सर्जन ये इस तरीके से चाहिए। डेंटल सर्जन आपको कहाँ पे चाहिए, एक असम राइफल में, एक सीआरपीएफ के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा नोटिफिकेशन था, ठीक है। सो ये नोटिफिकेशन को हमने डिस्कस किया जितना रिक्वायर्ड था, और आई बिलीव कि सीएपीएफ का जो एस्पिरेंट होता है, जितना भी एस्पिरेंट सीएपीएफ का है या कोई भी है, जब ये नोटिफिकेशन देखेगा तो डेफिनेटली उसको हेल्प ज़रूर होने वाली है। बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है अवेयरनेस, कि वैकेंसीज का कम से कम अवेयरनेस होगा तभी तो एलिजिबिलिटी का पता लगाएंगे हम लोग। एलिजिबिलिटी अगर यहाँ पे बैठती है, आप प्लीज़ इस फॉर्म को फिल कीजिएगा एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज वैकेंसीज अच्छी है। और यहाँ पे आपका ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत टफ लेवल का एग्ज़ाम वगैरह कुछ होने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर सीएपीएफ के एस्पिरेंट है या यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट है, आप लोग इस वैकेंसीज के लिए अगर एलिजिबल हैं तो इसको फॉर्म को फिल ज़रूर कीजिएगा। एंड दैट इज़ इट। एक वीडियो हमने बना दी, और आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट कॉमेंट डाउन बिलो सो दैट वी कैन आंसर योर क्वेरीज, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।